आज इतिहास के इस चैप्टर में हम बताने की कोशिश करेंगे ईरान में शाह की शुरुआत के बारे में। कब और कैसे ये उपाधि प्रचलित हुई और कौन थे वो महान शासक जिन्होंने अपनाया था ईरान का एक नया अंदाज। ईरान दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। अपने अधिकांश इतिहास के दौरान पश्चिम में उसे फारसी पर्शियन के नाम से जाना जाता था। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व में उनके शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य थे, लेकिन आधुनिक ईरान और जैसा आज हम जानते हैं 18वीं सदी में आकार लेने लगा। जब 7089 में क़ज़ार वंश सत्ता में आया और उसने उस राज्य की स्थापना की जिसे आगे चलकर ईरान का सर्वोच्च राज्य कहा गया। क़ज़ार एक ईरानी शाही परिवार था जिसकी उत्पत्ति ओगुस तुर्किक समुदाय से हुई थी। उनके शासन में प्रगति के साथ साथ पतन के दौर भी आए। उन्होंने पश्चिम के साथ नए संबंध स्थापित किए और आधुनिकीकरण की शुरुआती पहल की। उदाहरण के तौर पर उनके शासकों में एक नासिर अल-दीन शाह क़ज़ार पहले ईरानी थे जिनकी तस्वीर खींची गई और वो मिडिल ईस्ट के पूर्व पहले शासकों में एक थे जिनकी फोटोग्राफी हुई। उन्हें फोटोग्राफी में गहरी रुचि थी और उनका ये शौक बन गया था। लेकिन उन आधुनिक पहलुओं के बावजूद क़ज़ार शासक जनता से कटे हुए और कमजोर नेतृत्व वाले माने गए थे। 19वीं और 20वीं सदी में ईरान का विकास जारी रहा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उसकी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। उत्तर में रूसी साम्राज्य, दक्षिण पूर्व में ब्रिटिश और पश्चिम में ऑटोमन साम्राज्य के बीच ईरान फंस गया। तटस्थ रहने की इच्छा के बावजूद ईरान इन तीनों शक्तियों का युद्ध क्षेत्र बन गया, खासकर इसलिए क्योंकि ब्रिटिशों के पास ईरान के कई तेल क्षेत्र थे जो रॉयल नेवी को ईंधन देते थे। क़ज़ार सरकार इतनी कमजोर थी कि वो आक्रमण रोक नहीं सकी और परिणाम विनाशकारी रहे। 1970 के फारसी अकाल के ऑटोमन द्वारा किए गए अर्मेनियाई नरसंहार के प्रभाव के कारण लगभग 20 लाख फारसी नागरिकों की मृत्यु हो गई। क़ज़ार शासन के प्रति असंतोष चरम पर पहुंच गया और 1921 में रजा खान, जो फारसी कॉसिक ब्रिगेड में ब्रिगेडियर जनरल थे, ब्रिटिश समर्थित तख्ता पलट किया जिसने क़ज़ार शासन का खात्मा कर दिया और ईरान के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई। 1925 में पूर्व सेना कमांडर को नया राजा बनाया गया। इनका नाम रजा शाह था। उस समय ईरान में उपनाम आम नहीं थे, इसलिए उन्हें पारिवारिक नाम अपनाना पड़ा। उन्होंने पहलवी नाम चुना। यह नाम जानबूझकर चुना गया था क्योंकि पहलवी का अर्थ प्राचीन फारसी में पर्थियन होता है। इस तरीके से उन्होंने खुद को प्राचीन फारस के गौरवशाली इतिहास से जोड़ा। जब फारस एक वैश्विक शक्ति था, वो एक मजबूत और शक्तिशाली फारस की छवि को जो है वो जिंदा करना चाहते थे। ब्रिटिशों ने रजा शाह का समर्थन किया क्योंकि वो क्षेत्र में एक स्थिर और ब्रिटिश हितों, खासकर तेल की रक्षा करने वाला सहयोगी चाहते थे। 1930 के दशक में रजा शाह कुछ हद तक हिटलर और नाजी जर्मनी प्रभावित हुए। ऐसा इसलिए नहीं था कि उनकी विचारधारा से पूरी तरीके से सहमत थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने सत्ता तक पहुंचने की समान यात्रा देखी। हिटलर की तरह रजा शाह भी साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राष्ट्र के नेता बने और जर्मन इंजीनियरिंग और तकनीक से प्रभावित थे और उसे अपने देश में लागू करना चाहते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ईरान ने फिर तटस्थ बनाए रखी, लेकिन 1941 में जब नाजी जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो ब्रिटेन को अपने नए सोवियत सहयोगियों को हथियार और आपूर्ति भेजने के लिए एक सुरक्षित मार्ग चाहिए थे। ईरान की रेलवे प्रणाली सबसे उपयुक्त मार्ग लगी, लेकिन ब्रिटिशों को रजा शाह के शासन में जर्मन प्रभाव से चिंता थी। उन्हें सैबोटेज या प्रतिरोध का डर था। इसी कारण 25 अगस्त 1941 को ब्रिटेन और सोवियत संघ ने संयुक्त रूप से ईरान पर आक्रमण किया। ईरानी सेना जल्द ही पराजित हो गई। रजा शाह को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और सितंबर में उनके बेटे मोहम्मद रजा पहलवी नए शासक बने। शुरुआत में ब्रिटिशों ने क़ज़ागर वंश को वापस लाने का विचार लिया, लेकिन ईरान में जनता का समर्थन पहलवियों के पक्ष में था। आखिरकार ब्रिटिश ने मोहम्मद रजा शाह को स्वीकार कर लिया। उनके शासन में रेलवे और आपूर्ति मार्ग सुरक्षित किए गए, जिसे पर्शियन कॉरिडोर कहा गया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ को हथियार और सहायता पहुंचाने का महत्वपूर्ण मार्ग बना। रजा शाह को मॉरिशस निर्वासित किया गया और बाद में जोहान्सबर्ग चले गए, जहां दक्षिण अफ्रीका में उनकी मौत हो गई। अब यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध के बाद सोवियत संघ ने ईरान के उत्तरी क्षेत्रों जैसे अजरबैजान और कुर्दिस्तान कब्जा बना रखा। सोवियत समर्थन से स्थानीय कम्युनिस्ट आंदोलन मजबूत हुए, लेकिन 1946 में सोवियत सेना हट गई और ईरानी सेना ने इन सोवियत
समर्थित सरकारों को समाप्त कर दिया। शाह को उड़ान भरना बहुत पसंद था। वो प्रशिक्षित पायलट थे और विमानों की तकनीकी जानकारी रखते थे। अमेरिकी यात्रा के दौरान उन्होंने विमान वाहक पोत वैली फोर्स का दौरा किया, जिससे उनकी विमान में रुचि झलकती थी। उन्होंने शाही ईरानी वायुसेना को मजबूत करने के लिए भारी धनराशि खर्च की और ब्रिटेन और अमेरिका से कई विमान खरीदे। उनकी पहली शादी मिस्र की राजकुमारी से हुई, जो मिस्र के राजा फुआद प्रथम की बेटी थी। उनकी एक बेटी हुई, लेकिन विवाह सफल नहीं रहा। शाह की छवि एक रंगीन मिजाज व्यक्ति की बन गई थी। तलाक के बाद वो इटली, फ्रांस और लंदन के नाइट क्लबों में समय बिताने लगे और आलीशान जीवन जीने लगे। उन्होंने उस समय की कई प्रसिद्ध अभिनेत्रियों से संबंध रखे। 4 फरवरी 1949 को तेहरान विश्वविद्यालय में एक समारोह के दौरान उन पर हत्या का प्रयास हुआ। हमलावर ने करीब से 5 गोलियां चलाई, जिनमें से एक शाह के गाल को छूती हुई निकली। हमलावर को तुरंत मार दिया गया। इस घटना के लिए कम्युनिस्ट तुदेह पार्टी को दोषी ठहराया गया और उसे प्रतिबंध कर दिया गया। बाद में हमलावर के शिया उग्रवादी संगठन फिदाइन इस्लाम से संबंधी पाए गए। इसके बावजूद कम्युनिस्टों पर कार्रवाई हुई। शाह पहले से ही साम्यवाद के प्रति सशक्त थे और इस घटना के बाद उन्होंने इसके प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। 1950 के दशक में ईरान की वास्तविक शक्ति सरकार के पास नहीं, बल्कि एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के पास थी, जो ईरान के विशाल तेल भंडार को नियंत्रित करती थी। 1914 में इस कंपनी ने ब्रिटेन की 51% हिस्सेदारी थी और वो ब्रिटेन के लिए अत्यंत लाभदायक साबित हो रही थी। 1954 में इस कंपनी का नाम बदलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी रखा गया, जिसे बीपी के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटेन भारी मुनाफा कमा रहा था, लेकिन कई ईरानियों को यह न्यायपूर्ण लगा। तभी मोहम्मद मोसादिक सामने आए। वो एक कट्टर राष्ट्रवादी और प्रबल ईरान समर्थक राजनेता थे। वो प्रधानमंत्री बने और उन्होंने ईरानी संसद का तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए राजी किया गया, ताकि उसका लाभ ईरानी जनता को मिल सके। वो संवैधानिक राजतंत्र के पक्षधर थे, जिसमें राजा की भूमिका प्रतिमात्मक होती थी, जैसे यूनाइटेड किंगडम में है। शाह इस कदम से खुश नहीं थे, लेकिन जनता की नजर में तानाशाह ना दिखने के लिए वो खुलकर इसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। ब्रिटेन ने इसके बाद अमेरिका से मदद मांगी। उसने इसे ईरान में संभावित कम्युनिस्ट कब्जे का खतरा बताकर पेश किया, जो अमेरिका को हस्तक्षेप के लिए तैयार करने के लिए बनाया गया था। इसी तरह ऑपरेशन ओजोक्स की शुरुआत हुई। ये CIA और MI6 की संयुक्त योजना थी, जिसका उद्देश्य मोसादिक को सत्ता से हटाकर शाह को एक पश्चिम समर्थक शासक के रूप में मजबूत करना था। इस अभियान का नेतृत्व स्तर पर CIA अधिकारी कैरमेट रूजवेल्ट जूनियर ने किया। योजना के तहत कई ईरानी सैन्य अधिकारियों को रिश्वत देकर तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। शाह के इस साजिश में शामिल थे और समर्थन के बदले उन्हें $1 मिलियन नकद दिए गए। 16 अगस्त 1953 को तख्ता पलट की कोशिश हुई, लेकिन योजना के अनुसार सब कुछ नहीं हुआ। मोसादिक को पहले ही इसकी जानकारी मिल गई और आश्चर्य खत्म हो गया। शाह अपनी सुरक्षा के लिए पहले इराक और फिर रोम भाग गए। इसके बावजूद CIA की रुकी नहीं और पहले प्रयास विफल होने के बाद रणनीति बदल गई। अब सेना पर निर्भर रहने के बजाय जनमत को प्रभावित करने और व्यापक अशांति पैदा करने की योजना बनाई गई। ईरानी अखबारों को प्रभावित करने, विरोध प्रदर्शन आयोजित कराने और तेहरान में भीड़ को भड़काने के लिए भारी धनराशि खर्च की गई। उद्देश्य यह दिखाना था कि मोसादिक देश पर नियंत्रण खो चुके हैं। तनाव बढ़ने के साथ विभिन्न समूह कम्युनिस्ट से लेकर रूढ़िवादी अपने अपने कारणों से अशांति में शामिल हो गए। कुछ लोग मोसादिक के समर्थक तो थे, कुछ शाह के पक्ष में थे। तेहरान की सड़कों पर हिंसा फेल हो गई। 19 अगस्त 1953 को CIA के प्रवास सफल हुए। बड़ी संख्या में लोग राजधानी में उतर आए, जिनमें से कई को संगठित भुगतान किया गया। उन्होंने मोसादिक समर्थनों से झड़पें की। दोपहर तक शाह समर्थक बलों ने सरकारी इमारतों और मोसादिक के निवास पर कब्जा कर लिया। उनके सुरक्षा कर्मियों ने अपने पद छोड़ दिए और मोसादिक ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में उन पर मुकदमा चला और उन्हें आजीवन नजरबंद कर दिया गया। मोसादिक को हटाने के बाद जनरल जोहादी को नया प्रधानमंत्री बनाया गया
और शाह कुछ ही दिनों में निर्वासन से लौट आए। अब वो पश्चिमी देशों के पूर्व समर्थन के साथ शासन कर रहे थे। इसके बाद सवाल उठा कि ईरान के तेल पर नियंत्रण किसका होगा। अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नया समझौता किया, जिसके तहत एक नए कंसोर्टियम के माध्यम से ईरानी तेल उत्पादन फिर शुरू किया गया। इसे सेवन सिस्टर्स कहा गया, जिसमें उस समय की 7 बड़ी पश्चिमी तेल कंपनियां भी शामिल थी। इनमें 4 अमेरिकी कंपनियां एक्सॉन मोबिल, शेवरॉन और गल्फ शामिल थे। बाकी 3 भी BP शेल और टोटल। इन कंपनियों का उस समय वैश्विक तेल के भंडार में लगभग 85% पर नियंत्रण था। ईरान को मुनाफे का 50% हिस्सा देने का वादा किया गया था, लेकिन उसे मूल्य निर्धारण, उत्पादन या निर्यात पर कोई नियंत्रण नहीं मिला। ईरानी तेल पर नियंत्रण अब भी पश्चिमी कंपनियों के हाथ में था। अमेरिकी ने ये व्यवस्था न केवल तख्तापलट में अपनी भूमिका के प्रतिफल के रूप में की, बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि ब्रिटेन फिर कभी ईरानी तेल पर एक अधिकार नहीं कर सके।